अस्सलाम वालेकुम बेटा, welcome to class. So today we are going to learn a story that's in your English book, I believe. एक कहानी जो दी गई है which has been written by Abdul Ghani Sheikh, a writer from Ladakh division. Actually this story has been written in Urdu, ये उर्दू में लिखी गई है and it has been translated. After translation it is in your book. तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे इंग्लिश में, यहाँ पे 2 points remain in our consideration. 2 पॉइंट जो हमारे अहम रहते हैं. फर्स्ट थिंग इज़, जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हमारा जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन रहता है वो रहता है कम्युनिकेशन. बिकॉज वी आर टीचिंग लैंग्वेज, हम ज़बान पढ़ा रहे हैं. तो ज़बान से हमारा मकसद क्या है? जब हम ज़बान बच्चों को पढ़ाते हैं तो मकसद रहता है कि वो इस ज़बान में बात कर सके. दैट्स कम्युनिकेशन. वन यूज़ ऑफ द लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंट यूज़. हम लैंग्वेज इसी वजह से पढ़ाते हैं और इसीलिए पढ़ाते हैं कि कम्युनिकेशन बच्चों को सिखाएं. तो लिहाजा जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे अपनी बुक से, तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि हम इंग्लिश बोलना सीखें, हम ये सुनना सीखें, हम ये पढ़ना सीखें और हम ये लिखना सीखें. दैट मीन्स इट इंक्लूड्स 4 स्किल्स. इसमें हमारी 4 स्किल्स आती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है. फर्स्ट है इसमें लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, फिर बोलना, इंग्लिश हमें बोलना है. उसके बाद रीडिंग, इंग्लिश हमें पढ़ना है. और उसके बाद राइटिंग, इंग्लिश हमें लिखना है. तो ये एक चीज़ है जो हमें हर लेसन में पढ़ना है. लेसन एक मीडियम है सिर्फ, लेकिन हमारे ज़्यादातर क्या होता है, आप बच्चे भी ये करते हैं कि आप स्टोरी याद रखेंगे, स्टोरी में क्या हुआ, स्टोरी में कौन क्या करता है, फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप स्टोरी में जवाब देते हैं. लेकिन ये एस्पेक्ट जो है कम्युनिकेशन का वो आप भूल जाते हैं, मतलब फ़ायदा नहीं होता. स्टोरी जो होती है वो सिर्फ एक मीडियम होता है बच्चे के लिए, सिर्फ एक मीडियम. यानी स्टोरी इम्पोर्टेंट नहीं है. स्टोरी में क्या हुआ, कहाँ पे कैसे हुआ, क्या बात है, नॉलेज, वो सब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि हम इससे ये भी चीज़ें सीखें. हमें बेसिकली जो सीखना होता है वो ये चीज़ें होती हैं. हमारा बच्चा जो है, हमें आप बच्चों को जो करना है, आपको इंग्लिश 10 साल पढ़ने के बाद या 1 साल 4 साल पढ़ने के बाद सीखना आना चाहिए. तो ये लोअर क्लासेस में सिर्फ इतना होता है. हम जब प्राइमरी तक, मिडिल तक पढ़ाते हैं तो वहाँ पे जोर सिर्फ इन बातों पे होता है. सिर्फ ये बातें हमें पढ़नी हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है. टीचिंग स्किल, चाहे लिखना कैसे है उनको, पढ़ना कैसे है उनको, वो बोल कैसे सकते हैं, वो सुन कैसे सकते हैं. तो वहाँ तक हमारा इतना होता है. लेकिन यहाँ पे जब हम आपको पढ़ा रहे हैं 10th में, यू आर इन द सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड में इसका एक और एस्पेक्ट निकल कर आता है और वो होता है लिटरेरी एस्पेक्ट. लिटरेरी एस्पेक्ट यानी लिटरेचर के अंदाज में. लिटरेचर ये भी एक लैंग्वेज का एक अहम यूज़ है. तो इसमें क्या चीज़ें हैं? इसमें है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर. हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर. हमारा कल्चर हमारी ज़ुबान ही प्रिजर्व करती है और हमारी ज़ुबान से ही ये कल्चर दूसरे लोगों तक पहुंचता है. हम पुराने ज़माने में कैसे जूते पहनते थे, हम कैसे कपड़े पहनते थे, हम कैसे खाना खाते थे, हम आपस में कैसे रहते थे, ये चीज़ें अगर हमें जाननी होंगी तो ये हमें लिटरेचर से निकलेंगी. हमें लिटरेचर पढ़ना होगा, तब हमें पता चलेगा कि पुराने ज़माने में कैसे कपड़े थे, पुराने ज़माने में कैसे तहजीब थी, कैसी रिवायात थी, कैसे रस्म रिवाज थे. तो ये कल्चर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है. एक तो ज़ुबान में ये प्रिजर्व होता है और दूसरा ये ज़ुबान से आगे चलता है. तो आपको लिहाजा इस स्टोरी में आपको क्या करना है, 2 चीज़ों पे स्ट्रेस रहेगा बेटा.
एक रहेगा कम्युनिकेशन पे, जो आपको सीखना है इस ज़बान से, इस स्टोरी से। आपके कम्युनिकेशन में, आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। दूसरा, आपको ये लिटरेरी एस्पेक्ट इस स्टोरी से आपको थोड़ा अंडरस्टैंड होना चाहिए कि लिटरेचर क्या चीज़ है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, स्टोरी को कैसे पढ़ा जाए। तो पहले हम इसमें ले लेंगे ये कम्युनिकेशन का हम अभी छोड़ देते हैं, कम्युनिकेशन, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है कम्युनिकेशन में वो तो आपके यहाँ भी है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। अभी हम देखते हैं इस स्टोरी को हम एनालाइज करते हैं एज ए लिटरेरी पीस। लिटरेचर का एक पीस है ये, हमारे पास एक कहानी है, एक अफसाना है। हम पहले इसको एनालाइज करेंगे, ये कहानी है क्या, ये कहानी किस बारे में है, ये कहानी हमें लिटरेचर के, हमें अपने कल्चर के बारे में क्या बताती है। पहले हम वो चीज़ देखते हैं। सो लेट अस फर्स्ट एनालाइज द स्टोरी। मीनिंग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और वो पढ़ाने का तरीका भी नहीं है। ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो मैं बताता नहीं हूँ, मैं बताऊँगा भी नहीं। वो आपको खुद पढ़ना है, आपको स्टोरी पढ़नी है और आपको स्टोरी घर में अंडरस्टैंड करनी है, उसका मीनिंग भी अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको इस स्टोरी को एनालाइज करके देता हूँ। एनालाइज हम करते हैं इसके, कैसे करेंगे हम इसको एनालाइज? वी विल एनालाइज इट स्टेप बाय स्टेप विद इट्स इंसिडेंट्स। इस स्टोरी, जब हम कोई कहानी बोलते हैं तो उसमें वाक़ात होते हैं, मुख्तलिफ वाक़ात से ये कहानी बन जाती है। तो हम देखते हैं इसमें वाक़ात क्या हुए हैं। बेसिकली दिस स्टोरी इज अबाउट ए ग्रैंड मदर फ्रॉम लद्दाख। लद्दाख की एक फैमिली की एक ग्रैंड मदर है, एक दादी है, एबिले उसका नाम है। उस दादी का नाम एबिले है। उसी दादी के बारे में ये स्टोरी है, उसी दादी के बिहेवियर के बारे में ये स्टोरी है। लिखी किसने है ये? अब्दुल गनी शेख ने। अब्दुल गनी शेख वॉज ए फेमस राइटर फ्रॉम लद्दाख, उर्दू राइटर, उर्दू में लिखता था। वो मुहक्किक था, उसने तहकीक लिखा है, उसने लद्दाख की सकाफ़त के बारे में लिखा है, उसने स्टोरीज़ लिखी हैं, उसने बायोग्राफीज़ लिखी हैं, उसने ट्रांसलेशन किया है। बहुत बड़ा राइटर है। कश्मीरी के जम्मू कश्मीर में एक बड़ा राइटर समझा जाता है, बड़ा राइटर माना जाता है अब्दुल गनी शेख। तो उसी की कहानी है, उसकी बहुत सी और भी कहानियाँ हैं, तो ये एक कहानी चूज़ की गई है। लद्दाख के एक घर में एक दादी है। ये हमें एक नरेटर कहानी सुनाता है। जो ये नरेट कर रहा है ये कहानी, जो इसका नरेटर है वो है इस दादी का पोता है। इस दादी का एक पोता है, वो अपनी दादी के बारे में कहानी बताता है। कहानी क्या है? उनकी एक, उस दादी की एक ग्रैंड डॉटर, यानी उसकी एक पोती, वो श्रीनगर आई है पढ़ने के लिए। उसको श्रीनगर भेजा गया है लद्दाख से श्रीनगर उसको भेजा गया है पढ़ने के लिए। तो ये दादी जो है ये बिल्कुल एक घरेलू औरत है, एक पुराने ज़माने की अनपढ़ खातून है। तो उसको ये पता नहीं है श्रीनगर कहाँ है, उसको अपने गाँव के बगैर कुछ भी पता नहीं है। वो सिर्फ एक बार अपने गाँव से, ये कारगिल से निकलकर लेह गई है, उसके अलावा वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती। उसको पता नहीं श्रीनगर कहाँ है, उसको पता नहीं ये दुनिया कितनी बड़ी है, ये सब चीज़ें उसको बिल्कुल पता नहीं है। तो वो अपनी इस बेटी के बारे में ज़बरदस्त परेशान है, अपनी इस पोती के बारे में जो इसकी है रुखसाना। होता क्या है, स्टोरी शुरू जब होती है तो एक खबर आती है कि ईरान में भूचाल आया। तो दादी परेशान हो गई। वो पूछती है अपने घर वालों से, अपने बेटों से, मेरी रुखसाना कैसी है, क्या रुखसाना बच गई? वो दुआ करती है, मेरे खुदा मेरी रुखसाना को बचाना। भूचाल कहाँ पे आया? इराक में आया। उसकी बेटी कहाँ पर है? श्रीनगर में। वो परेशान हो जाती है। तो मकसद ये है कि उसको इल्म ही नहीं है ईरान कहाँ है, ये सॉरी इट इज़ तुर्की में आया है, तुर्की कहाँ पर है और मेरी बेटी श्रीनगर में है, वो कहाँ पर है। ये वो परेशान हो जाती है, वो दुआ मांगती है। तो इस तरीके से बहुत से वाक़ात, ये जो हमारा जो है ट्रांसलेटर, वो हमें बहुत से वाक़ात इस बारे में 5-7 वाक़ात हैं, 7 इंसिडेंट है, सब के सब इसी दादी के बारे में, यानी ये किन किन चीज़ों से परेशान होती जाती है। तो इंसिडेंटली जो इसमें इंसिडेंट्स आते हैं उनको हम 1 बाय 1 लेते हैं। तो पहला जो इंसिडेंट है इसमें
वो यही है कि स्टोरी में पहले शुरू होता है एन अर्थक्वेक इन तुर्की, अर्थक्वेक इन तुर्की, इन तुर्की, तुर्की में अर्थक्वेक होता है और दादी परेशान हो जाती है। दादी कहती है कि मेरी रुखसाना को क्या होगा, मेरे अल्लाह उसको बचाओ। तो ये एक पहला वाक़ा है। तो जब हम ये वाक़ा पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें एकदम पता चलता है कि ये स्टोरी किस बारे में है, राइटर हमें क्या बताना चाहता है। वो लोग जो अपने घरों में हैं, जो बाहर नहीं निकलते हैं, वो पुराने ज़माने के हमारे बुज़ुर्ग लोग, उनको ये पता नहीं होता कि दुनिया इतनी बड़ी है। उनको सिर्फ इतना पता है कि दुनिया बस यही है, ये हमारा गाँव, इसमें कितने घर हैं, बस इतनी ही दुनिया है। उनको ये पता नहीं है कि श्रीनगर कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं, जब उन्होंने ये देखा ही नहीं है। तो ये एक वाक़ा होता है शुरू। इस एक वाक़ा के बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद एक दादी के बारे में अब शुरुआत हो जाती है कहानी की। पहले यहाँ से शुरू होके दादी का मेंटल स्टेटस हमें इस एक वाक़ा से पता चलता है। पहले ही एक वाक़ा से हमें दादी के बारे में सब कुछ पता चलता है कि ये दादी कैसी है, मतलब बिल्कुल बेखबर पूरी दुनिया से। न इसको टेक्नोलॉजी का मालूम है, न इसको गाड़ियों का मालूम है, न इसको जहाज़ों का मालूम है, न इसको पूरी दुनिया का मालूम है। उसको कुछ भी नहीं मालूम। उसको सिर्फ एक परेशानी है, वो है रुखसाना की, जो श्रीनगर गई है पढ़ने के लिए, लद्दाख से, श्रीनगर से ये लद्दाख। हालांकि हम देखेंगे तो वो अपनी ही स्टेट में है, हमारे लिए तो वो बिल्कुल दूर नहीं है। स्टेट है, लद्दाख है, ये तो स्टेट का मामला था। नाउ इट इज़ यूनियन टेरिटरी। अब दूसरी बात है, तो मतलब वो जम्मू कश्मीर में ही थी, लेकिन ये परेशान हो गई। तो अब जब इसके साथ होती है तो अब देखते हैं कि इस दादी के बारे में ये कहता है कि दादी का एक मसला है, वो कभी बाहर निकली ही नहीं थी। सिर्फ एक बार निकली थी, वो गई थी लद्दाख। वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, डोमेस्कस फेस्टिवल, डॉसमोशी फेस्टिवल, सॉरी डॉसमोच फेस्टिवल एक लद्दाख का है। इसके बारे में अब यह जिक्र आता है कि हमारी दादी गई थी वहाँ। अब देखिए, जो मैं लिटरेचर के बारे में कहता था, कल्चर की बात, यहाँ पे ठीक है, राइटर को बता रहा था कि हमारी दादी कभी बाहर नहीं गई है, वो सिर्फ एक बार ले गई है, वहाँ पे कुछ फेस्टिवल था, वहाँ गई। लेकिन राइटर यहाँ पर इस फेस्टिवल का डिटेल देता है। अगर आप किताब पढ़ेंगे, किताब में आप पढ़ेंगे, राइटर देता है पूरे फेस्टिवल का डिटेल, वहाँ क्या हुआ, उस फेस्टिवल में क्या होता है। वो एक विंटर फेस्टिवल है, विंटर में होता है। वहाँ पे वो इसलिए होता है कि साल भर के, जैसे हम कहते हैं अपने मज़हब में कि जब माह सियाम आता है तो शैतान को बंद किया जाता है, तो ये ऐसा ही एक फेस्टिवल लद्दाखियों का है। विंटर के बाद वो कहते हैं कि अब हम इविल स्पिरिट्स को ख़त्म करेंगे, उनको कैद करेंगे। वहाँ पे जो मॉन्क्स होते हैं वो कुछ दागों से, वो कुछ पिंजरे जैसे बनाते हैं, हमने इनमें इविल स्पिरिट्स को बंद कर दिया। तो इस तरीके का फेस्टिवल है। कहने का मतलब है कि राइटर इस फेस्टिवल के बारे में डिटेल्स देता है हमें, डिटेल्स। सो दिस इज द यूज ऑफ लिटरेचर। हमें यहाँ से पता चलता है, अब्दुल गनी शेख साहब की इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि डोसमोशी फेस्टिवल जो है ये है क्या, वहाँ पे होता क्या है, किस तरीके से मनाते हैं, कब मनाते हैं। तो हमें पूरा इसका कल्चरल बैकग्राउंड हमें पता चलता है यहाँ से, लद्दाख का कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ दिस फेस्टिवल बैकग्राउंड। तो ये इंपॉर्टेंस होती है लिटरेचर की। लिटरेचर में ये चीज़ें वक्तन फवक्तन आ जाती हैं। अगर हम कश्मीरी का लिटरेचर पढ़ेंगे, हमें बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी, हमें नज़र आएगा, हमें पता चलेगा कि हमारे पुराने ज़माने की अगर स्टोरी पढ़ेंगे क्या होता था, वहाँ पे लोग कैसे बसते थे, ईदें कैसे मनाई जाती थी, बाकी चीज़ें। तो इसी तरीके से ये कल्चर के बारे में है, देता है हमें इंफॉर्मेशन। दूसरा आता है इसके बाद वाला इंसिडेंट, एक बेटी इनको आती है, एक रिलेटिव की बेटी, डॉटर ऑफ ए रिलेटिव फ्रॉम दिल्ली, डॉटर ऑफ ए रिलेटिव फ्रॉम दिल्ली आती है। ये हमें नरेटर जो स्टोरी बता रहा है वो हमें ये वाक़ात बता रहा है। मैं सीरियल वाइज वाक़ात आपको दे रहा हूँ स्टोरी के, इससे आपको बाद में स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा व्हाट द स्टोरी इज। डॉटर ऑफ ए रिलेटिव फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से एक डॉटर की, इसकी रिलेटिव की एक डॉटर आ जाती है इनके घर में 2-4 दिन गुजारने के लिए।
नेचुरली वो दिल्ली में रहती है, तो वो तो अप टू डेट लड़की होगी, नए ज़माने की, उसके कपड़े भी नए ज़माने के हैं, दिल्ली में रहने वाली है। तो दादी पहले उसको पहचानती नहीं है, फिर उसको बताया जाता है कि ये फलानी है, डोलमा, डोलमा उसका नाम होता है। ये तो उसको बताता है अपना एक पोता, दादी को बताता है, जो नरेटर है उस बाई या वो बताते हैं उसको ये डोलमा है। तो वो हैरान हो जाती है, अरे डोलमा तू कहाँ से आई, मैं तो समझी थी कोई मेम साहब आ गई, तू कौन है, ये कैसे कपड़े पहने हैं। देखो सेंटेंस क्या यूज़ किया है यहाँ पे शेख साहब ने, कैसे कपड़े पहने हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स यू हैव वेयर अपॉन यू, यू हैव अपॉन यू। तो कैसे कपड़े हैं, मतलब उसको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि हमारे कपड़ों के बगैर भी और किस किस्म के कपड़े दुनिया में पहने जाते हैं। तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि इसको सिर्फ अपना कल्चर पता है, इसको इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। तो ये इससे भी पूछती है, अच्छा तब तो आप मेरी बेटी रुखसाना से रोज़ मिलती होंगी, रुखसाना कहाँ है, वो कहाँ से आई। वो कहती है, अरे दादी मैं तो दिल्ली से आई हूँ और श्रीनगर दिल्ली से बहुत दूर है। कहती है, अच्छा मतलब तू भी नहीं मिली रुखसाना से, यानी मायूस हो जाती है दादी, रुखसाना से तू भी नहीं मिली। वो कहती है कि नहीं दादी मैं आई थी श्रीनगर से, श्रीनगर में मैं रुकी, मैंने पूछा था वहाँ पे, कोशिश की उसको मिलने, लेकिन उसका घर मुझे पता ही नहीं चला। दादी हैरान हो जाती है, घर ही रुखसाना को नहीं मिला आपको, कैसी बात करती है, सब लोग यही कहते हैं। तो मतलब दादी को ये पता है कि ये दिन गाँव में, हमारे गांव में 50 घर हैं, कोई पूछेगा तो कैसे किसी का घर पता नहीं चलेगा। उसको ये पता नहीं कि श्रीनगर इतनी बड़ी सिटी है, वहां पे घर ढूंढना मुश्किल है। वो ये सुनकर भी हैरान हो जाती है, क्या कहीं पर घर ढूंढा ही नहीं जा सकता। ये भी दादी के लिए एक मसला है, ये भी। देन अनदर ये जो होता है हमारा एरोप्लेन। अब ये कहता है कि एक दफा और एक वाक़ा आता है, एक दफा इसका बेटा, दादी का बेटा जो होता है वो क्या करता है, वो उसका अंकल आता है, वो शिकारी होता है, उसके पास गन होता है, तो वो गन लाता है और वो कहीं पर जाता है, लेकिन गन इनके घर में ही भूल जाता है, इसके बेटे के साथ कहीं पर जाता है, गन इसी के पास रहता है, किचन में रहता है गन। तो दादी 2 नाइट्स के लिए सोती ही नहीं है, बिल्कुल गन किचन में है। लेकिन वो शिकारी का था, शिकार करने के लिए था, लेकिन दादी को क्या इंटेंशन था, जो गन किचन में है, गन इन द किचन, जो किचन में गन है, दादी इसलिए नहीं डर रही है, जैसे आपको हमें यहाँ आपको अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक पता चलेगा कि किसी के घर में गन है, इसका मतलब खत्म हो गया घर। वो मसला वहां पे नहीं था, मसला ये था कि दादी सोच रही थी कि यहाँ बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे ने गन को हाथ लगाया, इसमें से गोलियां चलेंगी और सब लोग मर जाएंगे। उसको ये पता ही नहीं था कि गन में गोली ही नहीं है, अगर गन के साथ बच्चे खेलेंगे तब भी खतरा नहीं है। उसको यही पता था कि बस गन को हाथ लगाने की बात है तो पूरे का पूरा खानदान खत्म। इसलिए वो 2 नाइट्स को सोती नहीं है गन की रखवाली करने के लिए। तो सभी इंसिडेंट से आपको क्या पता चलता है, दादी का कैरेक्टर, दादी किस मेंटलिटी की औरत है, हर चीज के बारे में। इसके बाद और एक एपिसोड होता है दूसरी, इसके साथ ये एक दफा फिल्म देखने जाते हैं, दादी को ले जाते हैं फिल्म देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए अपने ये छोटे बच्चे, जिस तरह हम यहाँ करते हैं। जब यहाँ ट्रेन आई कश्मीर में तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने अपने बूढ़ों को ले गए, चलो ट्रेन देखते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। तो उन्होंने भी शौक के लिए दादी को लिया, चलो दादी अब फिल्म देखते हैं, दादी को सिनेमा दिखाते हैं। जब सिनेमा खुला तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक स्टोरी फिल्म चलती है। फिल्म में क्या है, एक मदर इन लॉ का डॉटर इन लॉ पर जुल्म, ये स्टोरी है। ये आम स्टोरी हमारे यहाँ जो है हर घर में, मदर इन लॉ का डॉटर इन लॉ पर जुल्म। तो स्टोरी, सारी फिल्म की स्टोरी इसी बारे। पहले दादी को समझ नहीं आता है, वो देख नहीं पाती है, वो देखिए मैं ख्वाब देख रही हूँ, ये क्या है। फिर उसको जब समझाते हैं कि ये हाश हुशैम सजनो शिशेम इस पर जुल्म करन। अब होता क्या है, यहाँ से जब दादी वापस आती है तो दादी पूरी दुनिया की इन सासों को कोसने लगती है,
वो हमेशा उनको बद्दुआ देती रहती है। उसको ये नहीं लगता मैंने फिल्म देखी, उसको लगता है कि मैंने वाकई कोई चीज़ देखी जो हो रहा है। हालांकि हो तो रहा है, लेकिन उसने देखा कि बिल्कुल उसके जहन में सास के लिए बिल्कुल नफरत पैदा हो गई। त्रट पे ये मन हशन उसमें हमेशा सन ये तो मन है। तो ये उसको ऐसा नहीं लगा कि ये हमें सिर्फ सिखाने के लिए दिखाया गया है कि सास क्या करती है बहू के साथ, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन दादी ने ये गेस किया कि पूरी दुनिया की जो सास हैं, जो मदर इन लॉज हैं, वो ऐसी जलील है, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, उनको उड़ा देना चाहिए। अब दादी सिर्फ इस बारे में सोच रही है। इसके बाद और एक वाक़ा होता है 6th, दैट इज़ अबाउट एरोप्लेन। एरोप्लेन के बारे में क्या होता है कि जो दूसरे घर की, इनकी हमसाया घर में भी एक ऐसी बूढ़ी औरत होती है दादी, ये मास पानवन अमूमन इवन एक दूसरे के पास ये बातें करती थी। तो यहाँ पे भी ये राइटर हमें देता है इन पुरानी जनरेशन के ख्यालात का, उनकी सोच का हमें कुछ आइडिया देता है। तो कहता है कि जो वो हमारी कम्युनिटी की जो दूसरी दादी थी, जो हमसाए घर की एक दादी थी, वो क्या कहती थी, वो हमेशा जब एरोप्लेन आता था वो कहती थी एयरप्लेन साहब हैज़ कम। हाँ, प्लेन साहब, एयरप्लेन साहब नहीं, वो कहती थी प्लेन साहब, प्लेन साहब हैज़ कम, प्लेन साहब। यानी उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये एक मशीन है। वो कहती थी कोई इज्जतदार शख्स है जिसको साहब बोलना ज़रूरी है। आज का प्लेन साहब तो बहुत बड़ा था। आज ये ऐसी बातें करती है, मतलब देयर रिएक्शन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। अनपढ़ लोग हैं, इनका टेक्नोलॉजी के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का मामला तो इसके बाद क्या होता है, एक और खबर आती है, यही हमसाये की दादी इस दादी को बोलती है श्रीनगर में फ्लड्स आए, श्रीनगर में फ्लड्स आए। तो दादी वायलेंट हो गई, मेरी रुखसाना मर गई, फ्लड्स आए। वो पूरे घर को सर पे उठाती है, अरे सुन रहे हो, अरे श्रीनगर में फ्लड आया है, आपने देखा नहीं, आपने मुझे बताया नहीं, रुखसाना कहाँ है, उसको क्या हुआ। तो उसका जो बेटा होता है वो कहता है अरे माँ ठीक है फ्लड्स आए तो क्या हुआ। वो कहती है अरे क्या मतलब, श्रीनगर में फ्लड्स आए जहाँ मेरी रुखसाना है। उसको लगा कि बस रुखसाना तो गई पानी में, खत्म, वहाँ कुछ रहा नहीं। तो वो कहता है कि अरे दादी कुछ बात नहीं है, श्रीनगर में फ्लड्स आए, फ्लड्स तो आते हैं दुनिया में, आग भी जलती है, कहीं पे कुछ वाक़ा होता है, एक्सीडेंट भी होता है, तू क्यों डरती है। कि नहीं नहीं नहीं, इससे पहले का एक इंसिडेंट है इनिशियल स्टेज पे ही, जो मैं थोड़ा सा बोल गया छोटा सा, कि जब रुखसाना, जिस वक्त रुखसाना को घर से निकाल के श्रीनगर भेजा जाता है बस में, तो बस बीच में ख़राब हो जाती है। तो इनको पता लगता है कि बस ख़राब हो गई। बस दादी सर पे उठाती है, मतलब रुखसाना मर गई एक्सीडेंट में। अरे दादी बस ख़राब हो गई, एक्सीडेंट नहीं हो गया। मैं वो जिसका मतलब ख़राब होने का मतलब है मर गई रुखसाना। दादी से ये पता क्या ख़राब गसन क्या गो गए तो एक्सीडेंट क्या हो। तो वो समझाने में भी टाइम लगता है। मतलब she knows nothing about the latest world, nothing about the technology, nothing about aeroplanes, nothing about the transport, nothing about other areas of the world. वो कुछ भी नहीं जानती है। तो फिर फ्लड्स के साथ इसके बाद एक वाक़ा और हो जाता है कि अब दादी को ये लाते हैं श्रीनगर। ये जब परेशान, जब दादी इनको ज़्यादा करती है हर बार, तो वो एक ट्रिप ट्रैवल करते हैं, उसके लिए उसको लेकर आते हैं। दादी विजिट्स श्रीनगर। दिस इज द अनदर एपिसोड विद दादी विजिट्स श्रीनगर। उसको ये श्रीनगर लाते हैं। श्रीनगर में वो रुखसाना को देखती है, बहुत खुश हो जाती है रुखसाना को जिंदा देखकर। रुखसाना उसको श्रीनगर में घुमाती है। ये दादी डल लेक है, ये शालीमार है, ये निशात बाग है, ये चार चिनारी है, पूरा श्रीनगर दिखाती है उसको। तो 2-4 दिन खुश रहती है। तीसरे दिन दादी क्या कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से वापस ले जाओ अपने बच्चों के पास, मैं अपने बेटों को छोड़कर नहीं रह सकती यहाँ पर, मुझे अभी के अभी वापस लद्दाख पहुँचा दो। अपने बच्चे और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ पर हैं, मैं उनके पास वापस जाना चाहती हूँ। एंड दादी लीव्स फॉर लद्दाख। तो वो वापस लद्दाख चली जाती है। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट। पूरी की पूरी कहानी इतनी है। अब हमें देखना है व्हाट इट इज अबाउट, ये कहानी किस बारे में है। अगर हम इस पे जो किताब में बुक पे जो आपको दिया गया है, एक इंट्रोडक्टरी नोट इस पे आया है,
इस बुक पे जो आपकी है उस पे लिखा है इट इज अबाउट जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, इज इट अबाउट जनरेशन गैप? क्या स्टोरी जनरेशन गैप के बारे में है? मैं इस बुक के साथ एग्री नहीं करता। आई डोंट एग्री। ये स्टोरी जरूरी नहीं है बुक वाला सही हो। आप कहेंगे सर बुक में लिखा है तो लिखा है, तो लिखा है, लेकिन ये सही नहीं है। ये जनरेशन गैप की जब हम बात करते हैं, जनरेशन गैप मीन्स डिफरेंस ऑफ थिंकिंग बिटवीन द ओल्ड पीपल एंड न्यू पीपल, सोच की डिफरेंस। यहां पे सिर्फ दादी की कहानी बताई गई है जिसमें सिर्फ एक चीज पे जोर दिया गया है कि दादी वाज ignorant of latest technology because she was illiterate and old woman। वो अनपढ़ थी, पुराने ज़माने की औरत थी, उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। दादी नहीं जानती थी इतनी बड़ी दुनिया है, तो इसमें जनरेशन गैप कहाँ पर आई? दादी नहीं जानती कि एरोप्लेन क्या है, तो जनरेशन गैप का मतलब, जनरेशन गैप एक ऐसी इस्तिलाह है जो हम यूज़ करते हैं कि पुराने लोग कैसे सोचते हैं और नए बच्चे कैसे सोचते हैं। जैसे मैंने आपको बेटा पिछले बार बताया था एक लेसन में कि हमारे कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर के मुल्कों में चले गए हैं नौकरी करने के लिए। बच्चों को यह परेशानी है कि हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे रोड्स हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे बेहतरीन स्कूल है, तो हमारे बच्चे वहाँ पे अच्छा पढ़ेंगे। या श्रीनगर, मान लीजिए गाँव के लोग श्रीनगर जाते हैं बसने के लिए। क्यों? वो इसलिए जाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, वहाँ पे बिजली फैसिलिटी है, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो लिहाजा हम गाँव में क्यों रहें? यहाँ पे ना रोड है, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना बाकी चीज़ें हैं। तो ये एक जनरेशन ऐसी सोचती है। लेकिन उनके जो माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? बेटा क्या करते हो, कम खाएंगे लेकिन अपने घर में बैठेंगे। प्रेन मोज यह सो वन अतो गोबरी कम खेमो गम हेमो न कह बह खुश गन ये सोरे आयाल ब्रोट कन आसन। नेचू सोचान कि मे गन लेटेस्ट फैसिलिटीज आस। मोल तो मोज सोचान अस गोस ये नेचू ब्रोट कन आस, जब हम मरे ये हमारे सिरहाने बैठा हो। अस गोस ये ब्रोट कन आसन, अस छन दौलत जरूरत ही, अस बाकी चीज जरूरत ही, अस रोड तो बिजली जरूरत ही, मगर अगर अस पन नेचू ब्रोट कन रोज। तो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों का दूसरे मुल्कों में जाना या दूसरी जगह पे पेरेंट्स को छोड़कर हिजरत करना ये एक अच्छी बात नहीं है। ये पेरेंट्स की सोच है। बच्चों की सोच क्या है? जो नई जनरेशन है उनकी सोच ये है कि जहाँ पे बेटर फैसिलिटी है, मेरा बच्चा करेगा क्या कर? अगर इसको मेलनसन में नहीं पढ़ाएंगे, अगर ये डॉक्टर नहीं बना तो ये क्या करेगा, ये क्या खाएगा? लेकिन पेरेंट्स को ये खाने पीने की परेशानी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें एक साथ रहना चाहिए था। हाँ, मैं अगर पानी शुरू पानी, दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप थिंकिंग। आप अगर देखेंगे तो इट इज अ मैटर टू बी डिस्कस्ड, वी कैन डिस्कस इट। पेरेंट तो पानी जो सही सही, सन तो पानी जो सही, दोनों सही हैं। अब कुछ लोग उस फेवर में होंगे, कुछ लोग इस फेवर में होंगे। हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम होती है, युथी इस बच्चस खानदर करन वो तो जैसे पराया हो जाता है। सारनी पेरेंट शादी कर दी तो दूसरा हो गया, तो हम तमिस कोई हिसाब हेवन। अगर सह घरे पोस नी तम खर्चाए निवन तु मोल स पोस कोई हिसाब नहीं लेता। तम पे हिसाब लगन ऐ कोता जीवन ये दिवन ये हाव नहीं जा कह। हाँ, तो अमिस रोपस 2,000 प्राइवेट स्कूल में तनख्वाह, ये क्या हाई ऐ, आपको क्या दिखाएगा? ये नहीं पानस खतर अमिस काफी, मगर अत लगन हिसाब। वजह क्या? तिम तम सात पर यह सोचन कि अमिस कम आमदनी। वो कहते हैं कि हाँ ये हमिस दिवान ना, अमिस रूज यह पता, यह सोरे वन अमिस कहें। अगर ओतामत यह अन यह लड़क कह तोड़ संतर ठेल अन बाकी अन खुश मोज गसन, सह खे पानस टोटल कहें तम मज, सह त्रित शुड़ पुचरायन, सह खे पानस कह। मगर अगर खानदर कर लुक हिज दार तल हमसायन हिज दार तल संतरुक दिल द्राव वत हंगाम है, संतर हसा रत रातस ना क्या ना ये मोकलो में ओस रोचमुत मे हावन की। तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अरे इसको जिम्मेदारी मिली है बेटा, दूसरी लड़की है, दूसरे घर की आई है,
इसको उसके साथ भी चलना है, उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है। अगर ये पेरेंट समझें तो उससे क्या होगा कि घर में अमन और शांति रहेगी। लेकिन ये जनरेशन गैप बन जाती है। पेरेंट्स सोचते नहीं है, पेरेंट्स अपने तरीके से सोचते हैं, बेटा अपने तरीके से, मगर वंश लड़कन ते गसन प्रॉब्लम। बेटे को ये याद ही नहीं रहता है कि माँ ने मुझे पाला है, उसको याद नहीं रहता कि ये मोज मान खतर शुजमुत जा, अमिस याद ही रोजान बह पेशाब कर बिस्तरस ये मोज मे त्रावन हम पानस शंगन तथ पेशाबस पे, तमिस तह याद ही रोजान खानदारनी हंदिस शौकस मज, सह वोथन तो नेरन तमस सतन, माज टोटल इग्नोर कर, वो भी तो प्रॉब्लम है। तो ये जनरेशन गैप है। लेकिन यहां पे ये चीजें नहीं है ना, यहां पे सिर्फ तमाम वाक़ात से क्या पता चलता है, दादी की इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ द दादी, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। दादी बिल्कुल इग्नोरेंट है, वो घर से निकली ही नहीं है, उसको कहां पता है दुनिया कितनी बड़ी है, रुखसाना कहां गई, तुर्की कहां है, दिल्ली कहां है। तो ये एक्चुअल जब हम देखते हैं, दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट जनरेशन गैप, इट इज जस्ट अबाउट इलिटरेसी ऑफ द ओल्ड पीपल, पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी से पुराने जमाने के लोग बिल्कुल बेखबर हैं, बेखबर हैं। अब इसका टाइटल देखिए, स्टोरी में जब हम एनालाइज करते हैं स्टोरी को, तो अहम चीज होती है उसका टाइटल देखना। टाइटल से स्टोरी के मीनिंग पर असर पड़ता है। अगर इसी स्टोरी को दूसरा टाइटल देंगे तब तमाम वाक़ात का मीनिंग डिफरेंट निकलेगा। अब अगर इसको हमने एबिले दिया है, यानी दादी का ही इसको नाम दिया है, दैट मीन्स वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दादी इन द होल स्टोरी, क्योंकि दादी इसका टाइटल है। हमें सिर्फ स्टोरी में दादी के ही कैरेक्टर के बारे में सोचना है। दादी का कैरेक्टर कैसा था, क्या दादी, अगर यहां पे क्लैश होता, यानी दादी कहती है रुखसाना को कि नहीं हमें श्रीनगर नहीं जाना है, हमें यहीं पे बैठना है, आप नहीं जाओगी, रुखसाना हंगामा मचाती है, नहीं मुझे आगे पढ़ने के लिए श्रीनगर जाना है, तब ये होता जनरेशन गैप, थिंकिंग इन द डिफरेंस इन द थिंकिंग ऑफ टू जनरेशंस। लेकिन यहाँ पे न रुखसाना का दादी के आइडियाज़ के साथ मुकाबला होता है, न दादी के आइडियाज़ को कोई अगेंस्ट बात कहता है, न दादी किसी के आइडियाज़ के अगेंस्ट बात कहती है। सो दिस कैन नॉट बी सेड दैट दिस इज अ स्टोरी अबाउट जनरेशन गैप, इट इज सिंपली अ स्टोरी अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, ignorance of the old people with respect to the new technology, with respect to the new world, उनकी ignorance। तो इसके बाद में क्या है, इसने स्टोरी शेख साहब ने क्यों लिखी है कि इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अपने बुज़ुर्गों को भी वक्तन फवक्तन नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ करना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके घर में दादी है, वो ये नहीं जानती, तो कभी यूं ही बातों बातों में उसको बताओ, उसको भी जानने का हक है। उसको बताओ हाँ दादी ये ऐसे फ़ोन होता है, इस पर फ़ोटो उठता है, इस पर वीडियो बनता है। सो वी शुड एजुकेट द पीपल, illiterate people about the latest trends in the world, about the latest trends in the technology। हाँ, अगर इन लोगों ने दादी को बता दिया होता पहले से शुरुआत में, दादी दुनिया इतनी बड़ी है, इतने मुल्क हैं दुनिया में, बहुत दूर भी हैं, बहुत नज़दीक भी हैं, उसको किसी तरीके से ये टीवी पर या कहीं पर दिखाया होता तो दादी इतनी परेशान नहीं होती। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दादी, who is an ignorant old woman and who is worried about her granddaughter who is studying in Srinagar further studies, but Dadi gets we can say disturbed with each and every news wherever it comes from, that does not matter. Whether the news comes from Turkey, Dadi gets disturbed, the news comes from Delhi, Dadi gets disturbed, news comes from other places of the world, Dadi gets disturbed, because she does not know that other than Srinagar there are thousands and thousands of cities in the world where from the news can come, and therefore these will not, every incident will not affect my daughter. Dadi does not know, she knows only her own place and she knows only her own daughter. So this is the story about, we can write the character of Dadi, and this Dadi represents our whole past generation, old generation को ही represent करती है। हमारी पुरानी जनरेशन जो है वो कैसी थी, उनका रिएक्शन नई टेक्नोलॉजी के बारे में कैसा था। तो ये हमारे यहाँ भी बहुत से वाक़ात आपको देखने को मिलेंगे।
कहा जाए, इसमें एक वाक़ा ऐसा भी लिखा है जो एरोप्लेन के बारे में बोला मैंने। वो एक दादी एरोप्लेन युथी पेट किन आव सह द्राय बुथ तमिस गास हेत तक बालस, अमिस शायद गास खिन, तमिस पता दांत बह वन यम गास खेवन शायद गस ये तो ये वन यह सा यमो कॉकड़ गुंड क्यों तिमो त्रो खाद तार पोलस या पत रोकमत, ये वाक़ात यहाँ पर भी है। और हमारे यहाँ का भी एक वाक़ा है, यहाँ पे दूसरे गाँव के लोग भी हैं लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। आव नीत ऐसा ये रेडियो आ पत लोग गेवन तिमन तस्ताम अकिस गरस दादी तम दो अत चाय करवा आखिर गेवन वाली खुश गई, सो रेडियो गेवन। तो पता नहीं था कि ये रेडियो में चल रहा है, तमिस शेख गेवन वाल गेवन इन वन चाय दिन, तम दो नौशी दोपनस आन चाय बनावित ना वन कत यम गेवन वाल वन ये खुश गई बिचार इन चाय दिन। तो ये वाक़ा तो पुराने लोगों के साथ वाबस्ता हैं। तो हमें इस तरीके से इस स्टोरी को देखना होगा। हमें इसकी समरी लिखनी होगी, वो सिंपल स्टोरी होगी। अगर हमें कहा जाएगा इसको एनालाइज करो तो हम इसको ऐसे एनालाइज करेंगे कि ये किन लोगों के बारे में है। कैरेक्टर दादी का लिखेंगे तो उसके बारे में हमें यही लिखना होगा कि ये दादी किस क्लास को, इस समाज के किस क्लास को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टोरी में कल्चर, लद्दाख के कल्चर के बारे में भी बताया गया है, वो भी हमें यहाँ पे जहन में रखना होगा। तो दूसरा एस्पेक्ट जो है कम्युनिकेशन का वो अगले लेसन में इंशाल्लाह होगा। तो उसमें क्या करना है मेनली मैं बता दूं, उसमें हमें वोकेबलरी डेवलप करनी होगी अपनी। जो वर्ड्स इस लेसन में आएंगे जो आपने नहीं सुने होंगे वो वर्ड्स आपको याद करने हैं ताकि आपकी वोकेबलरी बढ़ जाए, तो उससे आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी। अभी आप इस पे ट्राई करेंगे, आप इसकी दो चीज़ें करेंगे स्टोरी के बारे में। एक आप इसकी सिंपल समरी लिखेंगे, समरी इज सिंपली द स्टोरी व्हाट इट इज़ अबाउट, और दूसरा इसको एक क्रिटिकल एनालिसिस बनाएंगे कि ये स्टोरी हमें क्या बताती है, दैट इज़ क्रिटिकल एनालिसिस। दो चीज़ें, समरी आप लिखेंगे अपने वर्ड्स में, वो सिंपल स्टोरी है, स्टोरी में होता क्या है, क्या क्या हो रहा है। तो दूसरा क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस में आपको ये लिखना होगा कि ये स्टोरी एक्चुअली हमें क्या बताती है, क्या ये सही सोच बताती है या गलत बताती है, इसमें सब चीज़ें सही हैं या कहीं में कोई गड़बड़ है। दैट विल बी क्रिटिकल एनालिसिस, एंड इन द नेक्स्ट लेसन वी विल गो टू द कम्युनिकेशन स्किल्स विद रेस्पेक्ट टू दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।